स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास में वी स्टार्टेड अ चैप्टर दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जहाँ पे अपन देख रहे थे कि क्रॉपिंग कैसे करते हैं। ये तो हमें पता है, क्या स्टेप्स होते हैं हमें पता है, बट उन स्टेप्स को कैसे इम्प्रूव किया जाए ताकि क्रॉप की यील्ड और क्वालिटी इम्प्रूव की जाए। तो अपन देख रहे थे कि 3 स्टेप। अच्छा, उसके पहले अपन ये भी देखा ना कितने टाइप के क्रॉप्स होते हैं। ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स थे, सीरियल क्रॉप्स थे, पल्सेस थी, है ना। उसके बाद बेवरेज वाला था, फाइबर वाला था। तो बहुत सारे टाइप के फार्मिंग है जो हम करते हैं अपने इंडिया में। फिर खरीफ एंड रबी, ये दोनों के बारे में देखा था पहले। और उसके बाद हम आए थे कि ऐसे 3 स्टेप्स हमें लेने होंगे। एक होता है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, जिसके बारे में हमने बात की थी। हाइब्रिडाइजेशन करके हम अपने क्रॉप की, अपने सीड की वैरायटी को इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी और क्वांटिटी यानी कि यील्ड। ठीक है, तो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट में हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था, है ना, कि हाइब्रिडाइजेशन का क्या रोल है। ऐसा करके हम क्या कर सकते हैं, अपने सीड्स की क्वालिटी भी सुधार सकते हैं, उसके यील्ड को भी हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सेकेंड हमको देखना है क्रॉप का प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब प्रोडक्शन में सारी चीजें आ जाएंगी। क्या क्या, एक बार सीड सेलेक्ट हो गई तो क्या क्या करते हैं अपन, तो सीड को सो करेंगे और फिर उसमें फर्टिलाइजर, मैन्युअर, न्यूट्रिएंट्स, इरिगेशन सब यूज करेंगे ना। तो यहाँ पे अपन 3 चीजें पढ़ने वाले हैं। पहला न्यूट्रिएंट्स, इसी में अपन मैनुअल फर्टिलाइजर भी पढ़ लेंगे क्योंकि ये भी अल्टीमेटली आपके प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स ही देते हैं, है ना। फिर सेकेंड चीज अपन पढ़ेंगे इरिगेशन, पानी डालना। एंड थर्ड चीज अपन यहाँ पे पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न इसका मतलब क्या होता है कि हम किस टाइप का क्रॉपिंग करेंगे ताकि हमारा फील्ड जो है वो प्रॉपर यील्ड दे। मतलब ऐसा ना हो कि अपन एक ही टाइप के क्रॉप को बार बार ग्रो करें उसी फील्ड में, उससे हो सकता है यील्ड कम हो जाए, क्योंकि उसी सॉइल पे आप सॉइल को ब्रेक नहीं दे रहे। उसी सॉइल पे पहले आपने 3 महीने तक फार्मिंग करी, हार्वेस्टिंग करा, तो फिर उसी बार में आपने वापस उसी को यूज कर लिया, वापस से उसी को ग्रो किया। तो हो सकता है सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स एब्सेंट हो गया होगा, यू गिव सम टाइम टू सॉइल ताकि वो फिर से रिचार्ज हो जाए। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अलग अलग टाइप के पैटर्न होते हैं क्रॉपिंग करने के। हम एक क्रॉप पे निर्भर ना रहे, पानी गिर गया या पानी, ऐसा क्रॉप जैसे मान लो हम पैडी ग्रो कर रहे हैं, राइस, और रेनी सीजन में ग्रो कर रहे हैं, ये सोचिए कि पानी गिरेगा और मान लो उस सीजन में पानी नहीं गिरा, तो क्या होगा, खराब और प्रॉपर तरीके से ग्रोथ भी नहीं होगी ना, क्वांटिटी भी कम आएगी। तो क्या होगा, वो 3 महीने आप कुछ काम नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। तो अल्टीमेटली वी शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन ओनली वन क्रॉप, है ना। मिक्स क्रॉपिंग करके एक पैटर्न होता है जिसमें आप एक ही टाइप के क्रॉप ग्रो नहीं करते, अलग अलग टाइप के क्रॉप ग्रो करते, अपनी फील्ड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते, ताकि कम से कम अगर ये क्रॉप फेल हो जाए तो हम दूसरे क्रॉप के हेल्प से अर्निंग कर सकते हैं। तो इसको अपन पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न। ये सब रिलेटेड किससे है, प्रोडक्शन से। एक बार प्रोड्यूस तो करो फिर प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो लाइन वाइज ही पढ़ रहे अपन। पहले अच्छी सीड की वैरायटी चूज किए, नहीं मिल रही तो हाइब्रिडाइजेशन करवाए, क्रॉस ब्रीडिंग करवाए दूसरे अच्छे क्वालिटी वाले के साथ, ताकि उसकी क्वालिटी हमारी सीड में आ जाए। और अब उन सीड्स को हमें ग्रो करवाना है। तो आप उनमें क्या क्या चीजें सुधारनी है या मैनेज करना है ताकि यील्ड बढ़ सके। ठीक है, तो अगला हेडिंग रहेगा क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहले फर्स्ट लिखेंगे ए, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें लिखेंगे plant require many different kinds of chemical substances. Plant require many
different types of chemical substances. Plants require many different kinds of chemical substances. केमिकल सब्सटेंसेस के ब्रैकेट में मिनरल्स लिखना, मिनरल्स, फॉर देयर लाइफ एंड ग्रोथ, फॉर देयर लाइफ एंड ग्रोथ, फॉर देयर लाइफ एंड ग्रोथ. जैसे हमें सिर्फ हमारा काम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से नहीं होता ना, हमें प्रोटीन भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, राइट, और अदर मिनरल्स भी चाहिए हमारी बॉडी के अंदर. इन द सेम वे प्लांट्स भी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से जिंदा नहीं रहते. कार्बोहाइड्रेट तो फोटोसिंथेसिस से बना देते हैं ना, बट सिर्फ उससे वो जिंदा नहीं रहेंगे, उसके लिए हमें और भी उनको सप्लाई करना पड़ेगा न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ मैनुअल फर्टिलाइजर्स. तो दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के, एक होते हैं मैक्रो, एक होते हैं माइक्रो. ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं उनको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो कम क्वांटिटी में चाहिए होता है वो माइक्रो. ठीक है. तो these mineral elements, these mineral element needed for the growth of plants, these mineral element needed for the growth of plants, needed for the growth of plants are called nutrients. आप यूशी कुछ बोल रहे हो यूशी? Sir, can you repeat? These mineral elements needed for the growth of plants are called nutrients. These mineral elements needed for the growth of plants are called nutrients. Okay, next slide. Nutrients are classified into two types. Nutrients are classified into two types. First, लिखना macronutrients. Macronutrients. Macro के बाद एक हाइफन लगाना और फिर न्यूट्रिएंट वर्ड लिखना ना. Macro hyphen nutrients. Macronutrients. इसमें हाइफन डाल के लिखना. The mineral elements needed by the plants. The mineral elements needed by the plants. The mineral elements needed by the plants in large amounts. The mineral elements needed by the plants in large amounts are called major or macronutrients. The mineral elements needed by the plants in large amounts are called major or macronutrients. ये कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं इसमें. लिखो एग्जाम्पल. देखो एक फर्टिलाइजर आता है एनपीके नाम का, एनपीके, where N stands for nitrogen, P stands for phosphorus and K आपका पोटेशियम. ये तीन आपके मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हम फर्टिलाइजर के थ्रू प्लांट्स को देते हैं. तो ये तीनों मैक्रो भी है. देखो तीन एग्जांपल. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कॉमा डाल के नाइट्रोजन, कॉमा फॉस्फोरस, कॉमा पोटेशियम, कैल्शियम. कैल्शियम एक और मैक्रोन्यूट्रिएंट है. मैग्नीशियम, सल्फर. मैग्नीशियम, सल्फर. मैग्नीशियम एंड सल्फर. ठीक है. सेकेंड लिखो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसका डेफिनेशन लिखे उससे. लार्ज की जगह क्या हो जाएगा? स्मॉल अमाउंट. देखो डेफिनेशन इसकी.
राइट द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बाय योरसेल्फ। बस लार्ज अमाउंट की जगह स्मॉल अमाउंट या ट्रेसेस भी लिख सकते हो, TRACES, ट्रेसेस में। ओके, एग्जांपल, आयरन, आयरन, मैंगनीज, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, बोरॉन, क्लोरीन, क्लोरीन, और एक और नाम लिखना, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। ठीक है, मैं तीन भूल गया हूँ ना, एक मिनट। मोलिब्डेनम, ये कितने नाम लिखे अपन टोटल? ऊपर 6 लिखे हैं ना, और नीचे 7। ऐसे तो 40 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट की बॉडी में। क्योंकि कैसे पता चला, जो जब प्लांट की डेथ हो गई, एशेस जो हुए, वो एशेस की जब स्टडी की तब ये सारे एलिमेंट उसमें पाए गए। तो ये सब प्लांट की बॉडी में रहे होंगे, और क्वांटिटी के हिसाब से डिसाइड किया गया कि कौन से मैक्रो है, कौन से माइक्रो। ठीक है, ओके। तो अल्टीमेटली ये जो न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से हैं? फर्टिलाइजर मैनुअल से ही आएंगे। कार्बोहाइड्रेट तो वो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को यूज करके बनाते हैं। अगर हम बाकी न्यूट्रिएंट्स की बात करें, जितने भी मिनरल्स हमको कहाँ से मिलते हैं? कुछ सॉइल से मिल जाते हैं, नाइट्रोजन एयर से मिल जाता है, और वो भी एयर से डायरेक्टली नहीं मिलता है। तो बहुत सारा नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, 78% नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, बट वो प्लांट के किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली उसको यूज नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं वो किसी, हाँ, सॉइल से ऊपर कैसे, किसी बैक्टीरिया पे डिपेंड होते हैं। राइजोबियम, राइजोसोम ऑर्गेनिक राइजोबियम है ना, राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है ना, जिनके ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं। वो राइजोबियम के पास एक प्रॉपर्टी है, वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, और प्लांट के ऊपर फिट कर देता है। बदले में प्लांट इसको रहने देता है अपने रूट्स के अंदर, और खाना देता है। इसी को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं ना। तो नाइट्रोजन डायरेक्टली यूज नहीं आता। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि जितने भी मिनरल्स प्लांट को चाहिए ना, वो या तो उनको एयर से मिलते हैं, या तो वाटर से मिलता है, या तो सॉइल से मिलता है। सॉइल में जो भी हम फर्टिलाइजर और मैनो डालेंगे उससे मिलेगा, मैक्सिमम तो सॉइल से ही मिलेगा। ठीक है, जितने भी हमने नाम लिखे हैं ना, NPK, ये सब हमको कहाँ से मिलेगा? सॉइल से। ठीक है, नीचे लाइन में लिखना,
most important nutrients needed by the most important nutrients needed for growth of plant, most important nutrients needed for growth of plants are obtained from soil, are obtained from soil, are obtained from soil. ठीक है, इसी में ही एक सबहेड डालेंगे अपन, अभी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट नहीं है ना, इसी में एक सबहेड डालना, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एक नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल है ना, वेयर एज फर्टिलाइजर एक केमिकल मटेरियल। ठीक है, देखो नीचे, fertilizers are the substances, fertilizers are the substances, fertilizers are the substances which improve the fertility of soil, fertilizers are the substances which improve the fertility of soil and help the plants to grow and synthesize, and helps the plant to grow and synthesize, to grow and synthesize more food in crops, more food in crops. ठीक है, फर्टिलाइजर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच इंप्रूव द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, का मतलब क्या होगा, सॉइल का जो उपजाऊ करने का जो कैपेबिलिटी है ना उसको बढ़ाता है ना, फर्टिलिटी, fertility of the soil and help the plants to grow and synthesize more food in crops, मतलब यील्ड बढ़ सकती है फर्टिलाइजर को यूज करने से, पर उसका ड्रॉबैक ये है कि सॉइल की क्वालिटी धीरे धीरे खराब होती है। ये केमिकल्स है ना, अल्टीमेटली फर्टिलाइजर का केमिकल, तो वो आपकी सॉइल को या तो बहुत ज्यादा एसिडिक बना सकता है या बहुत ज्यादा बेसिक बना सकता है, सॉइल की क्वालिटी टेक्सचर को खराब कर सकता है। ठीक है, ओके। Some uses of chemical fertilizers are, some uses of chemical fertilizers are, some uses of chemical fertilizers are, first point लिखना, they cover up mineral deficiency of soil. They cover up the mineral deficiency of soil. Deficiency spelling DEFICIENCY, डेफिशिएंसी मतलब कमी है ना, सॉइल में अगर कोई मिनरल्स की कमी होगी तो उसको फर्टिलाइजर क्या करेगा, पूरी कर देगा कमी को। ठीक है, सेकंड पॉइंट, they are required in smaller bulk, they are required in smaller bulk, they are required in smaller bulk. ऊपर जो यूजर्स लिखा है उसको कट करके ना कैरेक्टरिस्टिक लिखना, यूजर्स नहीं एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक है फर्टिलाइजर्स का, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है ना, ऊपर यूजर्स करके लिखना ना, उसको काट कर लिखना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्टिलाइजर लिखना। हाँ, थर्ड पॉइंट, दे आर इजी टू ट्रांसपोर्ट,
They are easy to transport. They are easy to transport. They are easy to transport. Next point. They are available both in solid as well as in solution form. They are available both in solid. They are available both in solid as well as in solution form. As well as in solution form. And last point लिखना, they are soluble in water. तभी तो प्लांट उनको ले पाएंगे ना. They are soluble in water. They are soluble in water and hence are easily absorbed by plants. And hence are easily absorbed by plants. And hence are easily absorbed by plants. आप इनको कैरेक्टरिस्टिक बोलो या आप इसको एडवांटेज भी बोल सकते हो. फर्टिलाइजर यूज करने के एडवांटेज है, इजीली ट्रांसपोर्टेबल है, सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा, पानी में डिसॉल्व होता है सबसे अच्छी बात, ताकि पानी के थ्रू वो प्लांट्स के अंदर चला जाए. पानी तो लेते हैं ना प्लांट्स जाइलम के थ्रू. कभी आपके लिए जाइलम में कभी भी पानी नहीं दिखते, वाटर एंड मिनरल दोनों दिखते. Xylem is the vascular tissue, complex tissue, which helps in the transportation of water and mineral from root to shoots. ठीक है, तो वाटर में ये मिनरल्स डिसॉल्व हो जाते हैं. ओके, नेक्स्ट हेडिंग, सब हेडिंग, टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. अभी हम फर्टिलाइजर्स के बारे में लिख रहे हैं, इसके बाद हम मैनुअल के बारे में पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. फर्स्ट लिखना, nitrogenous fertilizers. Nitrogenous fertilizers. Nitrogenous, nitrogen पूरा लिखना with OUS. Nitrogenous fertilizers. इसमें एक्रोनिम की एक लाइन बस लिखना, having nitrogen as main constituent. बाकी भी होंगे बट मेजर क्वांटिटी में क्या रहेगा उसमें, नाइट्रोजन. आइफन डाल के having nitrogen as a major constituent. Having nitrogen as a major constituent. सेकेंड लिखो, phosphatic fertilizers. Phosphatic, PHOSPHATIC. Phosphatic fertilizers. Phosphatic fertilizers. तो क्या होगा, phosphorus major quantity में लिखो, having phosphorus as the major constituent. Having phosphorus as the major constituent. Having phosphorus as the major constituent. और एक क्या लिखेंगे फिर, N हो गया, P हो गया, K बचा है ना. देखो थर्ड, पोटेशियम फर्टिलाइजर्स. Potassium fertilizers. Nitrogenous, phosphatic, potassium fertilizer having potassium as the major constituent. Having potassium as a major constituent. ठीक है, एंड लास्ट लिखना, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स. कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स फोर्थ टाइप का फर्टिलाइजर है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स. Having at least two or more nutrients. Having at least two or more nutrients. Having at least two or more nutrients. ठीक है,
नेक्स्ट फर्टिलाइजर पे सब हेडिंग इल इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। इल इफेक्ट्स मतलब डिसएडवांटेज। ऊपर तो हमने एडवांटेज की बात की कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएगा, इजी टू ट्रांसपोर्ट है ना, सॉल्युबल है पानी में तो इजीली अवेलेबल होगा प्लांट्स को। बट अब ड्रॉबैक क्या क्या है? इल इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। इल इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। पहला पॉइंट, दे आर एक्सपेंसिव। दे आर एक्सपेंसिव। दे आर एक्सपेंसिव। Second, their production releases pollutants. Their production releases pollutants. Their production releases pollutants. इस लाइन का क्या मीनिंग हुआ? Their production releases pollutants मतलब हाँ, मतलब जब फर्टिलाइजर का प्रोसेसिंग होता है ना, बनता होगा, मैन्युफैक्चर होता होगा, तो उस प्रोसेस में बहुत सारा पोल्यूटेंट्स बाहर आता है जो एयर या वाटर को पोल्यूट करता है। थर्ड लिखना, दे आर लॉस्ट रेडिली। दे आर लॉस्ट रेडिली। दे आर लॉस्ट रेडिली when applied in field. They are lost readily when applied in field by surface runoff. They are lost readily when applied in field by surface runoff. इसका भी मतलब समझाएगा? देखो ये क्या होते हैं फर्टिलाइजर्स, या तो लिक्विड पार्ट तरह के होंगे या तो सॉलिड होंगे। वो भी ज्यादा वेट की नहीं होती, ज्यादा हैवी नहीं होती। मान लो पानी गिरा या वहां से पानी बह के निकला तो ये भी साथ में बह के निकल जाएगी। हाँ, सॉइल इरोजन। एक्चुअली क्या है ये? सॉइल इरोजन। जहां पे सरफेस रन ऑफ का मतलब ये है कि सरफेस का पानी रन ऑफ, तो उसके साथ मिट्टी भी रन ऑफ। पानी बहेगा तो साथ में मिट्टी लेके रहेगा ना, अगर बहुत फोर्स से आ रहा होगा तो उससे क्या होगा? सॉइल की टॉप लेयर पूरी गायब हो जाएगी। और उस टॉप लेयर में ही तो अपन ये फर्टिलाइजर में डाल रहे हैं। अब मैनुअल क्या होता है? मैनुअल थोड़ा हार्ड मास होता है, तो गोबर है ना, थोड़ा हार्ड मास है, तो वो उतना जल्दी पानी के साथ नहीं बहेगा जितना कि ये लाइट पार्टिकल्स जो है वो बह जाएंगे। इसलिए दे आर रेडीली लॉस्ट थ्रू सरफेस रन ऑफ। सरफेस में पानी का रन ऑफ हुआ, ठीक है, तो साथ में मिट्टी भी लेके जाएगा। इसी को अपन इरोजन भी बोलते हैं, सॉइल इरोजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द कंटिन्यूअस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। The continuous use of chemical fertilizer. The continuous use of chemical fertilizer changes the soil chemistry. Changes the soil chemistry. Changes the soils. Soil में apostrophe s लगाना ना. Changes the soils chemistry. मतलब कभी भी क्रॉपिंग करने के लिए सॉइल न्यूट्रल होना चाहिए, ना ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेसिक। अगर बेसिक है तो उसमें एसिड छिड़क के उसे न्यूट्रल करते हैं, अगर एसिडिक है तो बेस छिड़क के उसे न्यूट्रल करते हैं, उसके बाद ही क्रॉपिंग करते हैं। मतलब हम पीएच पेपर की हेल्प से पहले चेक करें। तो सर पे फार्मिंग करते हो मतलब उनको कुछ ना कुछ तरीका पता होगा, वो पीएच से चेक नहीं करते होंगे, बट दे शुड बी नोइंग सम अदर वेज ऑफ चेकिंग की सॉइल का क्वालिटी ठीक है, ग्रो करने लायक है। पीएच पेपर तो उनके पास नहीं होगा चेक करने के लिए, वरना बेस्ट मेथड तो पीएच है। आप पीएच को सॉइल में अप्लाई करके देख लो, अगर वो ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया इसका मतलब वो एसिडिक सॉइल है, और अगर रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया मतलब वो एक बेसिक सॉइल। तो कोई चेंजेस नहीं होगा ना, रेड वाला ब्लू होगा ना ब्लू वाला ब्लू होगा, ब्लू वाला ब्लू भी रहेगा, रेड वाला रेड ही रहेगा, ठीक है। ओके, तो ये सॉइल की केमिस्ट्री बिगाड़ेगा, दैट इज मेकिंग इट टू एल्कलाइन, दैट इज कंटिन्यू करेंगे केमिस्ट्री के बाद, दैट इज मेकिंग इट
too alkaline or too acidic, making it too alkaline or too acidic. T double over a two, na? Making it too alkaline or too acidic. Okay? And last point, they pollute the soil. They pollute the soil. They pollute the soil and other water resources. They pollute the soil and other water resources. They pollute the soil or other water resources. Other water resources. कैसे रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस कैसे पोल्यूट होंगे? ये जो पानी बह के गया, ये पानी कहाँ जाके मिलेगा? कहीं ना कहीं बड़े वाटर सोर्स पे बॉडी में जाके वेस्ट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वो पानी में भी चला गया फर्टिलाइजर। और मान लो कई बार हम ऐसा पेस्टिसाइड भी यूज करते, डीडीटी। डीडीटी सुने ना? डीडीटी नाम का एक फर्टिलाइजर आता है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, डीडीटी। ये क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो कभी डिकम्पोज नहीं होता या बहुत स्लोली डिकम्पोज होता है, जैसा पॉलीथीन, प्लास्टिक्स। तभी तो बैन हो रहे हैं ना, क्योंकि इनका डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है। हाँ, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू डिकम्पोज अ पीस ऑफ प्लास्टिक। हमारा फेंका हुआ पॉलीथीन हमारे मरने के बाद भी जिंदा रहेगा, समझ रहे? उसको इतना टाइम लगता है पूरा कंप्लीटली डिकम्पोज होने में, समझ रहे? तो डीडीटी भी कुछ वैसा ही है। अगर आप डीडीटी यूज करते हैं अपने सॉइल के साथ, अगर ये सॉइल वाला जो पानी, मतलब ये जो सॉइल वाला आपका जो है, ये पानी में बह के चला गया और पानी में डीडीटी चला गया, तो जो भी पानी कंज्यूम करेगा उनकी बॉडी में डीडीटी चला जाएगा। बाकी और फर्टिलाइजर्स तो चलो ठीक है, थोड़े दिन में डिकम्पोज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पर डीडीटी जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये डिकम्पोज नहीं होगा नेचुरली, समझ रहे? अल्टीमेटली क्या होगा? ये जाएगा किसी छोटे एनिमल की बॉडी में, उस छोटे एनिमल को कोई बड़ा एनिमल खाएगा, वो बड़े एनिमल को और कोई बड़ा एनिमल खाएगा, समझ रहे? तो वो अल्टीमेटली डीडीटी हर एनिमल की बॉडी में पहुंचता जाएगा। हाँ, तभी तो नहीं करना चाहिए। हाँ, अब देखो वो तभी हार्मफुल है जब ये रन ऑफ होके वाटर बॉडीज में जाए, या तो आप बहुत सही मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज करिए, और जो फ्रूट्स जो आए हैं उनको प्रॉपरली वॉश करिए, कि उनमें भी हो सकता है ट्रेसेस ऑफ डीडीटी के। तो इसलिए हमें बोलते हैं कि कभी कोई चीज बिना धुले नहीं खानी चाहिए, ताकि इसमें ऊपर कुछ पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर लगा होगा तो वो साफ हो जाए। ठीक है, चलो ये हो गया ड्रॉबैक। कितने हो गए? 5-6 कितने थे? 5 ड्रॉबैक। ठीक है, ये आपके ड्रॉबैक बोलो, डिसएडवांटेज बोलो ऑफ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ओके। तो कुछ ना बायो फर्टिलाइजर्स भी आते हैं, जैसे राइजोबियम एक तरह का बायो फर्टिलाइजर। बायो मतलब एक लिविंग, बायो मतलब लिविंग। हमने केमिकल नहीं डाला, हमने क्या डाला? एक लिविंग थिंग डाला, बैक्टीरिया, राइजोबियम, जिसने प्लांट को क्या दिया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो वो भी एक तरह का फर्टिलाइजर हो गया, पर वो बायो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं। तो बायो फर्टिलाइजर तो अच्छे हैं, वो बिना हार्म किए प्लांट को न्यूट्रिएंट की सप्लाई भी कर रहे हैं, राइट? तो एक नोट करके एक पॉइंट लिखना, नोट 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 living beings used to increase the soil fertility are called biofertilizers. Living beings used to increase the soil fertility, living beings used to increase the soil fertility are called biofertilizers. Are called biofertilizers. ठीक है, मतलब they generally provide nitrogen to plants. They generally provide nitrogen to plants. They generally provide nitrogen to plants. ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लो, राइजोबियम। एग्जाम्पल राइजोबियम।
वो रूट नोड्यूल्स में रहता है। लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि पी प्लांट, उसके नोड्यूल्स, रूट में नोड्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जहाँ पे वो राइजोबियम रहता है और रह के नाइट्रोजन फिक्स करता है नाइट्रेट के फॉर्म में, और बदले में खाना और शेल्टर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट मैनुअल। ये हो गया पूरा फर्टिलाइजर के बारे में, है ना। क्या क्या पढ़ा हमने फर्टिलाइजर में, एक बार देखो पूरा। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं अपन ने डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी, मतलब एडवांटेज बोल सकते हो, है ना। फिर टाइप्स देखा हमने, फिर डिसएडवांटेज हो गए, है ना। चलो नेक्स्ट मैनुअल। मैनुअल क्या होता है? एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो किससे बनाते हैं अपन? कंपोस्ट। हाँ, मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ जितने भी डेड प्लांट्स एनिमल्स के जो प्रोडक्ट है ना, उसको डिकम्पोज करके हम मैनुअल रेडी करते हैं। तो इस तरह का ऑर्गेनिक फैक्टर, उसमें कोई केमिकल नहीं। ठीक है, तो देखो मैनुअल का हाइफन डाल के, मैनुअर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस obtained from, मैनुअर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस obtained from, मैनुअर्स आर ऑर्गेनिक substances obtained from, obtained from the decomposition of, obtained from the decomposition of plant and animal waste, plant and animal waste, plant and animal waste, plant and animal waste by the action of microorganisms, by the action of microorganisms, by the action of microorganisms, by the action of microorganisms। अपने आप नहीं होंगे, कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगाई, ये उससे डिकम्पोज करते हैं, मेनली फंगाई। हम डिकम्पोजर्स होते हैं क्योंकि वो अपने खाने के लिए किस पे निर्भर रहते हैं? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे आर आल्सो नोन एज नेचुरल स्कैवेंजर्स। ठीक है, अल्टीमेटली वो गंदगी साफ भी करे ना नेचर की, वरना नेचर गंदा होगा ये एनिमल और प्लांट वेस्ट से। तो अल्टीमेटली वो एनिमल प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज करके एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम अपने फीड में यूज कर रहे हैं। ठीक है, कंपोस्ट करके भी ऐसी करते हैं, अपन गड्ढा खोदते हैं बड़ा सा, उसमें ये सब चीजें डाल देते हैं जितना भी प्लांट और एनिमल वेस्ट है ना, और उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल देते हैं, तो अल्टीमेटली कुछ समय के बाद दे कन्वर्ट दैट वेस्ट इनटू मैन्योर। हाँ, क्या लिखे? एनिमल वेस्ट बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ जनरली काउ डंग को यूज करते हैं ना एज अ मैन्योर, गोबर बोलते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट इसका भी कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं पहले। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैन्योर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन्योर। कैरेक्टरिस्टिक बोल दो, एडवांटेजेस बोल दो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखना, it increases the productivity of crops, it increases the productivity of crops, it increases the productivity of crops। ठीक है, वहां भी यील्ड बढ़ा रहा था बट सॉइल को भी खराब कर रहा था ना केमिकल फर्टिलाइजर, ये सॉइल को खराब भी कर रहा है, ऊपर से सॉइल की इम्प्रूव, सॉइल का भी अल्टीमेटली क्या होना चाहिए? रिचार्ज करना है, रिप्लेनिश करना है सॉइल को भी। ठीक है, क्या लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप। सेकंड पॉइंट लिखना, इट इंप्रूव्स द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल, इट इंप्रूव्स द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल, it improves the physical condition of the soil and supply almost all the nutrients, and supply almost all the nutrients, and supply almost all the nutrients required by plants, and supply almost
all the nutrients required by the plants. Next point. It provides humus to soil. It provides humus, Humus, to soil. It provides humus to soil, which improves physical and chemical texture of soil. It provides humus to soil, which improves physical and chemical texture of soil. Which improves physical and chemical texture of soil. ये जो टॉप लेयर होती है ना, इसको अपन ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। जो डार्क कलर की होती है लेयर सॉइल की, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमस। ये मैनुअल से ही आती है, ये मैनुअल वैसे ही होता है ना अल्टीमेटली, ठीक है, दैट इज ह्यूमस। और रन ऑफ से टॉप लेयर ही तो रिमूव होगी ना, तो इसमें सॉइल इरोजन का एक मेजर ड्रॉबैक ये भी है कि इट reduces the quality of your soil, क्योंकि सॉइल की मेन क्वालिटी तो उसकी टॉप लेयर में ही है, और अगर वही रिमूव हो गई तो सॉइल अब उपजाऊ नहीं रहा, वो जमीन अब बंजर हो जाएगी। और सर बैरन लैंड, एक होता है फर्टाइल लैंड जहां आप फार्मिंग कर सकते हैं, एक होता है बैरन लैंड, है ना, बंजर जमीन जहां पे हम क्रॉपिंग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उस सॉइल की फर्टिलिटी पूरी खत्म हो गई। Next point. It helps in better retention of water. It helps in better retention of water. It helps in better retention. retention. Retention of water and aeration. AERATION. अल्टीमेटली तो जब हम पानी डालते हैं ना, तो ये ना हो कि पानी बह जाए, पानी सॉइल को पकड़ के रखना चाहिए ना पानी को, तब तो पानी थोड़ी देर में ऊपर चढ़ेगा प्लांट्स के ऊपर, और वो फर्टिलाइजर भी जब डाल रहे हैं वो डिसॉल्व भी होंगे इससे। अल्टीमेटली ये मैनुअल क्या करता है, आपके सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि ये गाढ़ा है ना, हार्ड मास है और थोड़ा सा पोरस नेचर का भी है, तभी तो एरेशन जो है, एरेशन मतलब हवा भी अंदर ला सकती। पत्थर नहीं रखते ना अपन, टॉप लेयर पत्थर क्यों नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर से एयर नहीं जा पाएगी, पानी अंदर नहीं घुस पाएगा। पर सॉइल में तो पानी अंदर चला जाएगा, परकोलेट करके पानी अंदर चला जाएगा, एयर भी जा सकती है, क्योंकि ये पूरा नेचर का होता है, ठीक है। यही दिखे अपन पॉइंट, बेटर रिटेंशन ऑफ वाटर एंड एरेशन। इसके भी डिसएडवांटेज दिखते हैं, नेक्स्ट रेडियो डालना समझिए। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनुअल। Disadvantages of manual. Disadvantages of manual. पहला, they are bulky and voluminous. They are bulky and voluminous. VOLUMINOUS. They are bulky and voluminous. गोबर सॉइल जो कैसा होता है, वो जगह भी ज्यादा देगा और बल्कि भी बड़ा भी होगा। अब वही फर्टिलाइजर को आप एक अच्छे से पैकेट में बांध के बेच सकते हैं, गोबर को पैकेट में बांध के थोड़ा बेच सकते हैं, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी थोड़ा सा दिक्कत वाला है ना मैनुअल का। आप एक जगह से दूसरी जगह भेजोगे तो बहुत दिक्कत होगी इसको बेचने में, ये तो पैकेट में बने हुए आप इसको पैक करके भेज दो, गोबर को कैसे भेजोगे। तो क्या पर bulky and voluminous and thereby creating difficulty in storage and transportation. स्टोर करके नहीं रख सकते ज्यादा उसको, and thereby creating difficulty in storage and transportation. And thereby creating difficulty in storage and transportation.
एंड सेकंड पॉइंट लिखना है, सेकंड डिसएडवांटेज लिमिटेशन, massive depletion of nutrients, massive depletion of nutrients, massive depletion of nutrients, इसका क्या मतलब दो, massive depletion of nutrients, अगर सॉइल में बहुत ही ज्यादा कमी है न्यूट्रिएंट्स की तो अकेला मैन्योर फुलफिल नहीं कर पाएगा, तब आपको फर्टिलाइजर भी यूज करने पड़ेंगे, समझ लें। ठीक है, देखो massive depletion of nutrients cannot be restored by manure, cannot be restored by manure, cannot be restored by manure, ठीक है। तो ये पूरी बात हुई न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट की। अब बी लिखना इरिगेशन, इरिगेशन, फिर सी अपन वो पैटर्न में आएंगे, क्रॉपिंग पैटर्न में, उसमें ए लिखे थे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में, वो सीरियल नंबर वाइज चलेंगे, तो अब बी आएगा आपका इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब लिखे ना, देखो उसका आइकन डाल के, द टेक्निक ऑफ प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स, the technique of providing water to crops the technique of providing water to crops in the fields, the technique of providing water to crops in the fields by means of canals, by means of canals, by means of canals, comma reservoirs, canals, comma reservoirs, reservoir मतलब डैम, जहां पानी को रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं, डैम्स, है ना, एंड सॉरी वेल्स एंड ट्यूबवेल्स, वेल्स एंड tube wells. The technique of providing water to crops in the fields by means of canal, reservoirs, wells, and tube wells, etc., is called irrigation. Is called irrigation. Okay. So next slide में some importance of irrigation are, some importance of irrigation are, some importance of irrigation are, पानी जरूरी क्यों है, और न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करना है ना, हमने फर्टिलाइजर डाल तो दिया, ये सॉलिड फर्टिलाइजर थोड़ा चले जाएगा प्लांट के अंदर, जब तक आप पानी नहीं डालोगे वही पानी में तो ये डिसॉल्व होगा ना, ठीक है। और पानी है जो प्लांट को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देने वाला है, आपको भी लगेगा, ठीक है। देखो पहला पॉइंट, it supplies essential element, it supplies essential element, that is hydrogen and oxygen, that is hydrogen and oxygen, it supplies essential element, that is hydrogen and oxygen. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखना, बीज, बीज में जब तक पानी नहीं डालेंगे अपन, बीज जर्मिनेट होना चालू नहीं करेगा ना, आप तो जर्मिनेशन समझते हैं, एक बीज है ना, उसके दोनों पार्ट्स ऊपर नीचे से कुछ निकलेगा बाहर, दैट इज जर्मिनेशन। स्प्राउट्स खाते हैं जो, उसको अपन रात में जब भिगोते हैं, मतलब पानी में या रुमाल में बांधते हैं, तो वो रुमाल गीला होता है, मतलब मॉइस्चर चाहिए ना, सीड्स को क्या चाहिए, मॉइस्चर, पानी चाहिए ताकि वो जर्मिनेट हो सके। अब वो जो सीड्स है, जो एक ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ना, यही जाके फ्यूचर स्टेम है, यही तो बीज से निकला हुआ पार्ट क्या है, फ्यूचर स्टेम, और ये क्या है, फ्यूचर रूट। तो नीचे जाएगा वो रूट है, जो ऊपर जा रहा है वो स्टेम है, और बीज से तो निकलेंगे वो, समझ रहे। तो
क्या लिखेंगे सेकंड पॉइंट? इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. इट हेल्प्स इन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. इट हेल्प्स इन germination of seeds. Next point. It helps in growth of roots. It helps in growth of roots inside the soil. It helps in growth of roots inside the soil. And last point. It helps in absorption of nutrients. 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 Otherwise, वो nutrients को घुलने के लिए कुछ मीडियम नहीं मिलेगा, तो वो डिसॉल्व नहीं होगा, तो प्लांट्स के अंदर जाएंगे. ठीक है. Next slide में देखते हैं. Some requirements of good irrigation system are. Some requirements of good irrigation system are. अब देखो इरिगेशन किसमें करते हैं, अपन पढ़े हैं. ड्रिप इरिगेशन था ना, एक स्प्रिंकलर इरिगेशन था, पढ़े जाते हैं. इसमें स्प्रिंकलर के बीच में फव्वारा टाइप का लगा देंगे, वो घूम घूम के पूरे फील्ड में पानी डालेगा. इसको स्प्रिंकलर इरिगेशन कहते हैं. एक होता है ड्रिप इरिगेशन. वो क्या करता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी सीधा रूट्स में डालेगा. स्प्रिंकलर में तो क्या है, थोड़ा वेस्टेज भी हो रहा है ना पानी का. आप जब फेंक रहे हो तो पानी जरूर को ना जाके रूट में गिरेगा. हमको तो सॉइल में डालना ना पानी. अगर वो लीफ के ऊपर जाके गिर रहा है पानी, तो वो किस काम का पानी, वो काम का नहीं है पानी. हमको कहाँ चाहिए पानी, रूट्स में. तो ड्रिप इरिगेशन क्यों अच्छा है, क्योंकि वो डायरेक्टली हम पाइप लेंगे और वो पाइप जाके हम सीधा रूट्स के या सॉइल में रखेंगे. अब वो बूंद बूंद करके दिन भर गिरता है, तो इससे वेस्टेज भी नहीं हो रहा, और जहां पानी चाहिए वहां एग्जैक्टली नहीं जा रहा है. इसको ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं, एक स्प्रिंकलर इरिगेशन. ठीक है. तो हम इरिगेशन की टाइप से ही पढ़ने वाले हैं, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उस इरिगेशन के सिस्टम को इंप्रूव कैसे करें, या क्या ध्यान में रखना चाहिए किसी भी इरिगेशन सिस्टम को यूज करने से पहले. तो सम रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड इरिगेशन सिस्टम आर. फर्स्ट पॉइंट लिखना, देयर शुड बी मिनिमम और नो वेस्टेज ऑफ वाटर. राइट है ना. जैसे स्प्रिंकलर यूज करेंगे, ड्रिप क्यों यूज करेंगे, क्योंकि स्प्रिंकलर में पानी का वेस्टेज ज्यादा होता है. There should be minimum or no wastage of water. There should be minimum or no wastage of water. And second point लिखेंगे, last point. It should be inexpensive and economically. It should be inexpensive and economic. It should be inexpensive and economic. ठीक है. ये हुआ इरिगेशन. थर्ड लिख लो, क्रॉपिंग पैटर्न. क्रॉपिंग पैटर्न, इसमें तीन टाइप के क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ेंगे अपन. एक होता है मिक्स क्रॉपिंग, एक इंटर क्रॉपिंग और एक क्रॉप रोटेशन. है ना. इसको अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं. ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट का आखिरी टॉपिक है, फिर अपन प्रोटेक्शन में आएंगे, जहां पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे. कि अब प्लांट्स को प्रोटेक्ट भी करना है इंसेक्ट से, अदर प्लांट से, पेस्ट से. ठीक है. तो अपन नेक्स्ट क्लास में. चलिए, थैंक यू. Bye, sir. बाय बाय.